हेलो बेटा, नमस्कार सभी को। तो बेटा ये है टीएनआई का मंच और टीएनआई के मंच पे आपके सामने आज जो होगा सेशन वो बेटा केवीएस पीजीटी हिंदी की टेस्ट सीरीज जो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। और जो 2023 में पीजीटी हिंदी के एग्जामिनेशन होंगे बेटे, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। जो टीजीटी और पीजीटी दोनों के हिंदी के आएंगे। पहले आज पीजीटी हिंदी के, क्योंकि पीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम पहले है, तो बेटा पीजीटी हिंदी के एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम को भी शामिल किया गया है, व्याकरण को भी जी, और उसमें आपकी हिंदी पैडागोजी को भी, थोड़ा थोड़ा साहित्य का भी। तो बेटे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो बेटे ज़्यादा समय खराब न करते हुए करते हैं आज की सेशन को शुरू। तो जी देखिएगा बेटा, पहला क्वेश्चन है, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से शंभू द्वारा लिखी गई। भी जैन साहित्य में राम कथा लिखी थी स्वयंभू ने, तो वो किस नाम से लिखी थी भाई। पौमचरिव, रामचंद्रिका, महापुराण और रामचरित। आपको पता है भाई, जैन साहित्य में जो राम कथा लिखी थी स्वयंभू जी ने, वो पौमचरिव नाम से लिखी थी, अर्थात ए ठीक हो जाएगा बेटा इसका, ए बिल्कुल ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो बेटा इसका ये ठीक हो जाएगा, यस। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसकी रचनाओं को साहित्यिक कोटि की नहीं मानते। ए है जगनिक एवं चंदबरदाई, बी है सिद्ध और योगी, सी है भटकेदार और नरपतिनाल है, डी है विद्यापति और खुसरो की रचनाएं। तो बेटे यहाँ पर ही आपका बी हो जाएगा, सिद्ध और योगियों की रचनाओं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वो साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं देते। आगे बढ़ते हैं। बालनाथ का टिल्ला किस ग्रंथ में वर्णित है। बालनाथ बेटा, जैसे कि नाथ थे आपके 9, उनमें से बालनाथ एक थे। इस बालनाथ का टिल्ला नाम से एक रचना किस ग्रंथ का भाग है। ए मृगावती, बी चंदायन, सी संदेश रासक और डी पद्मावत। तो प्यारे बच्चों इसका पद्मावत जो रचना है जायसी की, उसमें बालनाथ का टिल्ला नाम से वर्णन है भाई। इसके बाद बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है। महत्वपूर्ण है, ये नेट में पूछा जाता है। रेवा जो तट है वो पृथ्वीराज रासो का बेटे कौन सा सर्ग है। तो बेटा ए है 5वां, बी दूसरा, सी 27वां और डी 25वां। तो बेटा ये 27वां सर्ग है रेवा तट। स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखें क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे आपके 100 हैं, तो बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं जी। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं जी। रासक छंद है, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। इस रासक से ही बेटे रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। ए 28, बी 30 और सी 29, डी 26 बेटे। तो प्यारे बच्चों 29 मात्राएं होती हैं रासक छंद में, अर्थात सी है इसका उत्तर, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यस। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा। ए रामचंद्र शुक्ल, बी नागेंद्र, सी श्याम सुंदर दास, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों भक्ति को जो रसात्मक रूप कहा था वो श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल। आपके सामने बेटे श्याम सुंदर दास बेटे, सी फॉर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को पंचमेली या खिचड़ी किसने कहा था जी। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा भी। देखिएगा कबीर दास की अगर हम बात करें, ये टीजीटी वाले में भी जी आपका जैसे 9वीं क्लास उसमें भी कबीर दास का वर्णन है, और बेटे आपकी बात करते हैं 11वीं, वहाँ भी कबीर दास जी हैं। तो कबीर दास की रचनाओं से संबंधित भी पूछा जाएगा, कबीर दास की जीवन परिचय से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा आपसे। तो वहीं से कबीर दास की भाषा को पंचमेली या खिचड़ी, क्योंकि केवीएस वालों ने पहले ही बोल दिया है कि भी वैसे पीजीटी में 12 तक रहेगा, टीजीटी में 10 तक रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई रहेगा। तो बेटा इस तरह से पूछे जाए क्वेश्चन। कबीर दास की भाषा को पंचमेली या खिचड़ी की अगर बात करें बेटे, श्याम सुंदर दास ने कहा था, ए ठीक हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। हिंदी सूफी काव्य किस भाषा में रचा गया। हिंदी जो सूफी काव्य है वो किस भाषा में रचा गया जी। ये भक्ति काल का एक शाखा है हिंदी सूफी काव्य, और बेटा वो किस भाषा में लिखा गया। मैथिली
मगही, ब्रज या अवधि। तो बेटा डी अवधि में लिखा गया था। और सूफी काव्य की पहली रचना चंदायन मानी जाती बेटे, जो मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। उसी का सूफी काव्य की परंपरा की एक रचना पद्मावत है बेटा, जो काफी प्रसिद्ध रही है। तो ये अवधि भाषा में लिखे गए हैं भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? तुलसीदास भी भक्ति काल के सुप्रसिद्ध राम भगत कवि हैं। तो इनको कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? ए मैक्सम मुलर, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर ग्रियर्सन, डी पर है बेटे नाभादास। तो प्यारे बच्चों, नाभादास जी ने तुलसीदास को भक्ति काल का वाल्मीकि कहा था। तो प्यारे बच्चों डी, यहाँ पर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, आगे चलते हैं बेटे। अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि कवि कौन है? अष्टछाप के कवि थे भी, जो आप सूरदास जी उसी परंपरा से हैं। अष्टछाप जी वल्लभाचार्य और विठलनाथ, उनके पुत्र, दोनों के चार चार शिष्य। तो इनमें से अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि स्थान की अगर बात करें बेटे, ए पर है नंददास, बी पर है सूरदास, सी पर है कुंभनदास, डी पर है कृष्णदास। तो प्यारे बच्चों, अष्टछाप के कवियों में सर्वोपरि जो हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी बेटे अष्टछाप के कवियों में, इसको पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है बेटे, बहुत बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। रहीम को खाना खान की उपाधि किसने दी? तो रहीम जो कवि थे, रहीम के दोहे भी प्रसिद्ध हैं बेटे, हाँ जी। और रहीम बरवे-छंद के लिए भी जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, रहीम को खाना खान की उपाधि किसने दी थी? ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी नूरजहां। तो बेटे रहीम को खाने खान की उपाधि बी अकबर ने दी थी, भी अकबर ने दी थी बिल्कुल। तो इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नगर शोभा ग्रंथ की रचनाकार कौन है? नगर शोभा भी ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है? ए रस खान, बी रहीम, सी सूरदास, डी तुलसीदास। अच्छा ग्रंथ प्यारे बच्चों अक्सर पूछा जाता पेपर में। तो बेटा रहीम दास जी की रचना है, रहीम जी की रचना है ये जी, रहीम की रचना बेटे नगर शोभा, हाँ जी। और नारियों के ऊपर लिखी गई है ये। आगे बढ़ते हैं। इसका विषय जो है वो नारियों के ऊपर लिखी गई बेटा ये। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बेटे, हाँ जी 13वां प्रश्न प्यारे बच्चों, हिंदी में दो आचौपाई की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी में जो रचनाएं हैं उनमें दो आचौपाई रखने की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है? जी इसमें तुलसीदास जी ने नकल की थी जायसी की। और जायसी से पहले भी क्या थी? तो बेटे चार ऑप्शन है, ए स्वयंभू, बी सरप्पा, सी सिद्ध और डी नाथ। तो प्यारे बच्चों ये सरप्पा जी जो नाथ थे, इन्होंने दो आचौपाई की थी भी शुरुआत। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। रामानंद के गुरु कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछा जाता है। रामानंद जी जो कबीरदास के गुरु थे, तो रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद, कांचीपुरण, शंकराचार्य या रामानुजाचार्य। भी चार ऑप्शन आपके पास बेटे। तो जी रामानंद के गुरु राघवानंद थे, और राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य थे, और रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुरण थे बेटे। तो प्यारे बच्चों ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक। आगे बढ़ते हैं। कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ? कबीर से डेफिनेट पूछा जाएगा, टीजीटी केवीएस हो चाहे पीजीटी केवीएस। तो कबीर का जन्म बेटे कहाँ पर हुआ? ए सिही, बी काशी, सी मगर, डी तलवंडी ग्राम लाहौर। तो प्यारे बच्चों कबीर के अगर हम जन्म की बात करें, मैंने बता भी रखा कैसे कबीर और बेटे कैसे काशी, अर्थात कबीरदास जी का जन्म जो है वो काशी में हुआ था। आगे बढ़ते बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा इसका हो जाएगा काशी। इसके बाद रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया? रीतिकाल का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दिया है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को ए अलंकृत काल, बी रीतिबद्ध काल, सी मध्य काल और डी श्रृंगार काल। तो प्यारे बच्चों अब बताना हमें कि भाई रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया? तो बेटे श्रृंगार काल दिया था। अगर बात आती यहाँ पर अलंकृत काल की, तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया था, और रीतिकाल को जो है वो नाम दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, वो श्रृंगार काल दिया था बेटे। अलंकृत काल अगर इसकी जगह आ जाता तो प्यारे बच्चों में हो जाता आपका मिश्र बंधु। भाई बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं साइज को जी। हाँ
आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना। अच्छा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। रीतिकाल भी 10वीं क्लास में भी है और जी 12th में भी। रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, गवाल भाई। तो प्यारे बच्चों आचार्य शुक्ल रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि जी को मानते हैं जी। चिंतामणि हो जाएगा बेटा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भाषाभूषण के रचयिता कौन है। अच्छा ग्रंथ है रीतिकाल का। भाषाभूषण के रचयिता कौन है। ए देव, बी गवाल, सी जसवंत, डी मतीराम। तो बेटे भाषाभूषण जसवंत सिंह का ग्रंथ है। सी फॉर करेक्ट भाई। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है। रीतिकाल में बहुत सारे महान कवि हुए हैं। कोई वीर रस के लिए प्रसिद्ध है, कोई श्रृंगार के रस के लिए प्रसिद्ध है, कोई सर्वांग निरूपण के लिए प्रसिद्ध है, कोई विशेषांग निरूपण के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि रीतिकाल में कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। तो बेटे ऑप्शन ए है पद्माकर, ऑप्शन बी है भूषण, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सेनापति। तो भी सेनापति जी जो है इसका उत्तर डी हो जाएगा। सेनापति रीतिकाल में प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं भाई। बढ़ते हैं प्यारे बच्चे आगे। आधुनिक काल का प्रारंभ आचार्य शुक्ल ने कब से माना। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना। देखिएगा जी संवत से मान रखा शुक्ल ने, लेकिन यहाँ ईस्वी दे रखा प्यारे बच्चों। ऐसे ध्यान रखना है, कभी आप संवत ही कर दो जी। ए 1900 ईस्वी, बी 1850 ईस्वी, सी 1843 ईस्वी और डी है 1857 ईस्वी भाई। तो प्यारे बच्चों देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक काल की शुरुआत 1900 संवत से मानते हैं, अर्थात विक्रम संवत से मानते हैं। और बेटे 1900 विक्रम संवत में से अगर हम 5700 साल घटा देते हैं तो बेटे ये हो जाएगा 1843। तो बेटा ये यहाँ पर ईस्वी आ जाएगा। ध्यान रहे अगर संवत या विक्रम संवत लिखा हुआ है तो बेटा उसमें से हमें ईस्वी निकालनी है तो 57 साल घटाने पड़ेंगे जी। अगर ईस्वी में विक्रम संवत का पता लगाना तो 57 साल ऐड करने पड़ेंगे। तो बेटा यहाँ ज़्यादातर बच्चे इसको ए करते, लेकिन ए नहीं है क्योंकि बेटा ये ईस्वी है, इसलिए बेटा सी है 1843 से, क्योंकि बेटे विक्रम संवत से 57 साल घट जाएंगे 1843। सी उत्तर इसका। आधुनिक काल का जनक किसे कहा गया है भाई। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बाल कृष्ण भट्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटे आधुनिक काल का जो जनक है एक महात्मा है जी, और वो काफ़ी बड़े विद्वान है। 35 साल की अल्प आयु में इतना बढ़िया उन्होंने अपना साहित्य में योगदान दिया, जो सभी उसके योगदान को देखकर दांतों तले उंगली दबाते बेटे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इन्हीं के आधार पे आधुनिक काल के पहले उसका नाम भी पड़ा भारतेंदु युग बेटे जी। भारतेंदु युग आधुनिक काल का जो पहले वाला जो खंड है उसको इसी नाम से जाना जाता है। तो बेटे भारतेंदु को आधुनिक युग का जी जनक माना जाता है हिंदी साहित्य में। भारतेंदु का अन्य नाम क्या है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है बेटे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक काल की छठी से लेके आप किसी भी कक्षा में करें, आधुनिक काल की सबसे ज़्यादा रचनाएं हैं, चाहे वो प्रगतिवाद की हों, छायावाद की हों, या फिर आपके बेटे जी प्रयोगवाद की हों, भारतेंदु युग की हों, द्विवेदी युग की हों। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनेंगे। और जो जो कवि या लेखक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनके बारे में अच्छे से जान ले। तो बेटे भारतेंदु जी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ, तो इसका दूसरा नाम क्या था। ए सुधार काल, बी पुनर्जागरण काल, सी नव उत्थान काल, डी है भी जागरण काल। तो प्यारे बच्चों यहाँ इसका जागरण काल हो जाएगा। भारतेंदु युग का दूसरा नाम है जागरण काल। भाई आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 23वां, आधुनिक काल को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किस समीक्षक का है जी। आधुनिक काल को अपनी सुरक्षा के लिए, जो हम आधुनिक काल करते हैं उसको अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना आवश्यक है, ये किस विद्वान ने माना। ए जी.एस. फेजर, बी अरस्तु, सी करोचे, डी इलियट। तो बेटा इलियट ने ये माना था जी, डी है इसका उत्तर प्यारे बच्चों। आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए, जो भी हम मॉडर्न बने फिरते हैं, अगर हमें सुरक्षित रहना है तो हमें अपने इतिहास को नहीं छोड़ना है जी। कहने का मतलब ये है, इलियट जी का कथन है बेटा ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु काल कब से कब तक माना भी? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग कब से कब तक माना भी? जी आधुनिक काल का पहला ही खंड है भी जी। ये रहे बेटे इसके 4 ऑप्शन आपके सामने। 24वां क्वेश्चन है 1850 से 1885, 1868 से 1893, 1850 से 1950, 1857 से 1920। बेटे अच्छा क्वेश्चन है जी। 1868 से 1893 भी बी फॉर बेस्ट। बी उत्तर बेटा इसका थोड़ा ध्यान से करना आप, बी फॉर बेस्ट भाई। बढ़ते हैं आगे आइएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस काल को कला काल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसमें किस काल को कला काल कहा जाता है? ऑप्शन ए पर है आधुनिक काल, ऑप्शन बी पर है आदि काल, ऑप्शन सी पर है भक्ति काल, ऑप्शन डी पर है भाई रीति काल। तो प्यारे बच्चों रीति काल को कला काल नाम से जाना जाता है। डी उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रीति काल, रीति शब्द का मतलब होता है कि कविता करने की रीत ढंग या तरीका। तो कला, कला बोले तो कविता, कि कविता कैसे लिखी जाए हिंदी में ये रीति काल में बताया गया है, इसलिए बेटा रीति काल को ही कला काल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वर्षा बिंदु काव्य कीर्ति किसकी है? आईएमपी डाल लेना बेटे, यहां से ये लगा लो। अब जैसे जो जो क्वेश्चन आपके आगे आएंगे ये क्वेश्चन ज्यादातर बेटा एनसीईआरटी से। तो जी वर्षा बिंदु काव्य कृति किसकी है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रेमघन, सी जगमोहन सिंह और डी पर है प्रताप नारायण मिश्र। तो प्यारे बच्चों जी वर्षा बिंदु जो रचना है वो आपकी प्रेमघन जी की है भाई, प्रेमघन की रचना है ये। बहुत बढ़िया भाई। बढ़ते हैं आगे। पंचरत्न किसकी भारतेंदु युगीन समस्या पूर्ति संग्रह है? भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति के लिए जो समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं उन समस्या पूर्ति के लिए पंचरत्न नाम से रचना लिखी। इसके रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त, गोविंद गिल्ला भाई, सी गंगाधर दविगंग, डी है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह। तो बेटे अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये है नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह की रचना है ये पंचरत्न जी। डी हो जाएगा इसका। अगला है भाई 28वां। उर्दू शब्द मातहत का तात्पर्य है? उर्दू शब्द मातहत, मातहत जी मातहत शब्द से समझे आप। ए व्यापार, बी प्रेम, सी सहकर्मी और डी नौकर। तो प्यारे बच्चों यहां बताना आपको कि भी मातहत का मतलब होता है यहां पर सहकर्मी। सी उत्तर हो जाएगा भाई इसका, सी उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यशोधर पंत दिनकर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे। यशोधर पंत दिनकर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे। ए एक कप चाय पीकर, बी कृष्ण लीला देखकर, सी जूनियरों से मनोरंजक बात करके, डी रेडियो में गाना सुनकर। पेवर एनसीईआरटी का भी आपने अच्छे से स्टडी की है तो अच्छे से सोच लेना क्वेश्चन बेटे, अच्छे क्वेश्चन है। यहां से मैंने बोला था एनसीईआरटी शुरू हो जाएगी जी। जूनियर जो थे उसके जूनियरों से मनोरंजक बात करके यशोधर पंत दिनकर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करते थे। सी फॉर करेक्ट भाई, सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है उमा शंकर जोशी कृत रचना नहीं है। कौन सी रचना उमा शंकर जोशी की नहीं है? ए बगलों के पंख, बी पतंग, सी छोटा मेरा खेत, डी शहीद। तो प्यारे बच्चों देखिएगा यहाँ पर जो पतंग रचना है वो उमा शंकर जोशी की नहीं है। इसका उत्तर जो है आपका बी हो जाएगा। एनसीईआरटी के चले हुए बेटा ये आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ज़्यादातर पूछे जाएंगे। डाल रखा केवीएस ने ध्यान से। उमा शंकर जोशी सदस्य रहे। ए विधानसभा के, बी न्यायपालिका के, सी लोकसभा के, डी राज्यसभा के। तो उमा शंकर जोशी जो रचनाकार हैं वो इनमें से किसके सदस्य रहे थे? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा राज्यसभा के सदस्य थे भी ये उमा शंकर जोशी जी। जी डी उत्तर है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। फिराक गोरखपुरी गजल के आरंभ में किसका वर्णन करते थे? फिराक गोरखपुरी की गजलें दे रखी हैं एनसीईआरटी में। तो बेटे ए प्रकृति का, बी नायिका का, सी ईश्वर का, डी पक्षियों का। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है वैसे।
प्रकृति का भी। वैसे ज़्यादातर जो मुस्लिम जो आपने जो सूफी काव्य सुना, सूफी काव्य में एक मसनवी शैली थी, तो मसनवी शैली में भी भाई अपने अल्लाह का उनका वर्णन होता था। यहाँ सबसे पहले फिराक गोरखपुरी अगर अपनी गजल का आरंभ करते थे तो प्रकृति का चित्रण करते थे। बेटे ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से करना भाई। रामचरितमानस का 5वां कांड है। रामचरितमानस आजकल खूब विवाद का विषय बना हुआ है, सब कुछ राजनीति की भेंट चढ़ाने चाहते हैं इस देश में। तो देखिएगा ये कह रहा है रामचरितमानस का 5वां कांड है। आप पढ़ेंगे तो बेटे जी, आपने पढ़ा होगा तो बेटे 12th क्लास में रामचरितमानस का हिस्सा लिया भी गया है। तो बेटे वहीं से क्वेश्चन किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड या अरण्य कांड। तो भी रामचरितमानस का 5वां कांड, कुल मिला के रामचरितमानस में ना 7 कांड है। तो बेटे ये है रामचरितमानस का 5वां जो कांड है वो सुंदर कांड नाम से जाना जाता है। C4 करेक्ट है। बड़ी आगे, बादल राग कविता में हजारों वीर शापित हो जाते हैं। ए सागर की लहरों से, बी शोषितों की करुणा से, सी कड़कती बिजली से, डी बादलों के पानी से। तो बादल राग जो कविता है काफी प्रसिद्ध कविता है जो क्रांति का प्रतीक है। तो उसमें बादल राग कविता में हजारों वीर किसके द्वारा स्थापित हो जाते, कड़कती बिजली की आवाज सुनकर वो कांप उठते हैं। C4 करेक्ट भाई जी, टोटली NCERT। बड़ी आगे, उषा कविता में सूर्योदय के कारण किसका जादू टूटता है। उषा जो कविता है उसमें सूर्योदय के कारण किसका जादू टूटता है। ए रात का, बी उषा का, सी चांद का, डी आकाश का। तो प्यारे बच्चों जी, उषा का, उषा में किसका जादू टूटता है। तो बेटा उषा कविता नामकरण ही उषा का, तो उषा का ही जादू टूटता है। बी फॉर बेस्ट जी, उषा का। आगे बढ़ते हैं। नमक का दरोगा कहानी की रचनाकार कौन है। आसान सी कहानी है जी। और इसके साथ साथ जैसे जो कहानी दी गई है, चाहे प्रेमचंद जी की हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद की, चाहे उनकी और कहानियां भी पढ़नी है आपको कि भी उस कहानीकार के बारे में, उसके जीवन परिचय को भी आपको जानना है जो NCERT में दे रखा है। वैसे मैंने करा रखा है आप सभी का। तो NCERT में जो दे रखा है बेटे वो आपका चैप्टर शुरू होने से पहले तो कवि या लेखक का जीवन परिचय एवं कब उसकी जो रचना है या साहित्य परिचय अवश्य पढ़े, वहां से प्रश्न बनेंगे आपके जी। नमक का दरोगा कहानी के रचनाकार हैं A जैनेन्द्र, B जयशंकर प्रसाद, C आगे D प्रेमचंद। तो भी प्रेमचंद जी की कहानी है वंशीधर एंड कंपनी, थोड़ा याद आया होगा आपको। तो बेटे जी D है इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। मासिक वेतन जो होता है वो पूर्णमासी का चांद है। यह कथन नमक का दरोगा कहानी में किस पात्र का है। किस पात्र ने कहा था कि जो मासिक वेतन दिया जाता है वो पूर्णमासी का चांद है जी। ध्यान से आपके सामने ऑप्शन है भाई, दीजिए। वंशीधर का, बी अलोपुद्दीन का, सी वंशीधर के पिता का, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन बेटे पेपर में अक्सर पूछा जाता है जी। वंशीधर के पिता का है भाई, पूर्णिमा के भी वंशीधर के पिता का है। C4 करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से मीरा की कौन सी रचना है। मीरा जो रचनाकार थी तो मीरा की कौन सी रचना है। नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, उपर्युक्त सभी। तो प्यारे बच्चों मीरा देवी रखी आपकी जी, NCERT में है, मीरा से क्वेश्चन बनेगा। तो मीरा की कौन सी रचनाएं हैं, ध्यान से। मीरा का जन्म कहाँ पर हुआ, मीरा किसकी बेटी थी, मीरा का विवाह किसके साथ हुआ, ये सारी चीजें, मीरा किसकी भक्ति करती थी, मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। तो बेटा ये तीनों रचनाएं मीरा की हैं, अर्थात उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D फॉर डन भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। कबीर के गुरु कौन थे। कबीर दास जी दे रखा है बेटा आपका 11th क्लास में है। सहजानंद, नाभाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद। तो बेटे कबीर दास जी के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की रजत बूंदे नामक रचना किस लेखक की है। राजस्थान की रजत बूंदे, ए अनुपम मिश्र, बी बेबी हालदार, सी कुमार गंधर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटे ये अनुपम मिश्र जी की रचना है जी। बड़ी आगे। वे आंखें कविता
किस कवि की है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेव वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी है भाई अगय। तो बेटे सुमित्रानंदन पंत की कविता है ये, एनसीईआरटी में दी हुई है आपके, सुमित्रानंदन पंत की वे आंखें। हाँ जी, और उन आंखों में वो देखता है तो बेटे वो खुद डरने लगता है, क्योंकि एक पिता की आंखों में उस समय का बुरा हाल देखता है, गरीबी के कारण बेटे को खोया, पतों को, सारी चीजें भी। हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से आरंभ होता है? कहानी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और कहानियां आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की प्रत्येक उसमें कहानियां हैं। तो हिंदी कहानी का विकास किस पत्रिका से होता है? ए सरस्वती, बी आनंद कादम्बरी, सी इंदु, डी हिंदी प्रदीप। तो इस क्वेश्चन में बेटे कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सरस्वती पत्रिका ने कहानी को काफी आगे बढ़ाया था जी। उसने कहा था जो प्रसिद्ध कहानी है गुलेरी जी की, वो 1915 में सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। तो बेटा ए हो जाएगा इसका। इस पत्रिका ने काफी योगदान दिया हिंदी साहित्य में, मील का पत्थर भी सिद्ध हुई। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना भाई? ए है इंदुमती, बी दुलाई वाली, सी एक टोकरी भर मिट्टी, ये टोकरी भर मिट्टी है भाई यहाँ पर जी, टोकरी भर मिट्टी, और डी है ईदगाह। तो बेटे क्या लगता है आपको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की अगर हम बात करें तो किसको माने बेटे? इंदुमती को मान्या है। ए ठीक है भाई इसका, ए फॉर एडवांस। बढ़ते हैं आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना भी? ए श्रीनिवास दास, बी पंडित गौरी दत्त, सी किशोरीलाल गोस्वामी, डी है देवकी नंदन खत्री। तो भी आपको बताना है कि आचार्य शुक्ल किसको मानते हैं? किशोरीलाल गोस्वामी को प्रतिष्ठित मानते हैं, अर्थात जिसके उपन्यास उच्च श्रेणी के थे। देखिए वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहला जो उपन्यास है वो श्रीनिवास जी का है, परीक्षा गुरु, उसको मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बेटे थोड़ा बदलाव देखिएगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं आप। यूं कह रहा है कि भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित साहित्य उपन्यासकार किसे माना है? तो प्यारे बच्चों अगर ये आए तो किशोरीलाल गोस्वामी, अगर पहला उपन्यासकार आए तो फिर परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हो जाएंगे जी। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना गया है? ए परीक्षा गुरु, बी रानी केतकी की कहानी, और बेटा सी पर है चंद्रकांता, डी पर है भाग्यवती। तो प्यारे बच्चों जी भाग्यवती जो है रचना तिथि विषय वस्तु की दृष्टि से बेटा पहला मौलिक उपन्यास जी माना जाता है। तो बेटा डी इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़िए आगे। गोपाल चंद्र या गिरिधर दास, ये भारतेंदु जी के पिताजी थे। गोपाल चंद्र या गिरिधर दास द्वारा रचित नहुष को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसने माना? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बी जयशंकर प्रसाद ने, और बेटे सी की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने, डी है सुदर्शन। तो बेटे अपने पिता के नाटक को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं भारतेंदु जी भाई जी, भारतेंदु जी हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में अंग्रेजों ने प्रथम रंगशाला प्ले हाउस की स्थापना की थी, कब हुई? 1974, 1976 भाई, 1974, 1976, 1978, 1980। तो जी अब देखिएगा आपके सामने, अब कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा, ये ऑप्शन में थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि भाई सारी ऑप्शन गलत है। इसकी जगह हो जाएगा आपका जी 1800 आएगा। तो बेटे सभी के आगे 1800 लगा लें, टाइपिंग एरर है। 1876 भाई, 1876 में भी ठीक है, सभी में 1800 कर लेना, टाइपिंग एरर है भाई। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी निबंध विधा का अभ्युदय किस युग से माना जाता है? हिंदी में जो निबंध लिखे जाते हैं उस निबंध का उदय या शुरुआत किस युग से हुई? प्रसाद युग से, प्रेमचंद युग से, भारतेंदु युग से, या द्विवेदी युग से? भाई अच्छा क्वेश्चन है जी। देखिए बेटे हिंदी में गद्य की शुरुआत करने का श्रेय भारतेंदु जी को जाता है, तो उसमें हिंदी का जो भी गद्य हो ज्यादातर का भारतेंदु ही उत्तर रहेगा। तो भारतेंदु युग भाई, बिल्कुल बेहतरीन है, C4 करेक्ट है भाई।
बढ़ते हैं बेटा आगे। 49वां प्रश्न है, भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? ए है शिवदान सिंह चौहान, बी है रामचंद्र शुक्ल। भाई आगे बढ़ते हैं। सी पर है नगेंद्र भाई और डी पर है गणपति चंद्र गुप्त। तो भाई ये इसके लिए आपका जो उत्तर हो जाएगा जी शिवदान सिंह चौहान बेटे, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा जी। दूसरे वाली पीडीएफ पे है तो लीजिए। शिवदान सिंह चौहान बेटे ए ठीक है इसका, ये कर लेंगे ठीक इसका। बढ़ते हैं आगे। 50वां प्रश्न है बेटे, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है? रेखा चित्र लिखे गए हिंदी में, तो प्रथम रेखा चित्र संग्रह कौन सा है हिंदी का भाई? तो ध्यान से भी, अतीत के चलचित्र, बी पद्म पराग, सी है बोलती प्रतियां और डी है अर्धशतक। भाई तो प्यारे बच्चों ये है प्रथम पराग हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है। बढ़ते हैं भाई आगे। हिंदी संस्मरण लेखन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय से प्रारंभ हुआ, निम्न में से कौन सी संस्करण कीर्ति द्विवेदी जी की नहीं है? अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर और डी है बचपन की स्मृतियां। तो भी ये आपका जो है प्रसाद जी के समय में हुआ था, संस्मरण रचनाएं लिखी जाने लगी थी, तो इसमें कौन सी इसकी नहीं बेटे? तो अब आपके सामने ऑप्शन है अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य बसु का मंदिर, बचपन की स्मृतियां। भी डी ये आपका महावीर प्रसाद जी का नहीं है, डी हो जाएगा भाई इसका उत्तर। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। तो चलो भाई जल्दी से साफ हो जाए। हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? जीवनियां लिखी जाती हैं तो हिंदी के प्रथम जीवनी लेखक कौन है? ए है बाल मुकुंद गुप्त, सी है भारतेंदु, डी है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री और डी है राधा कृष्ण दास। तो सबसे पहले हिंदी में जीवनी अगर लिखने की हम बात करते हैं तो बेटे बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री का जिक्र आता है, इसका सी उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। कौन रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं? रिपोर्टाज जो लिखे जाते हैं, अंग्रेजी का शब्द जैसे रिपोर्ट से लिया गया है। ए शिवदान सिंह चौहान, बी है इलिया अहिरनवर्ग, सी है ग्रियर्सन और डी है भाई कन्हैया लाल मिसर। तो बेटे यहाँ की आपका उत्तर हो जाएगा आपका रिपोर्टाज के जनक माने जाते हैं, तो रिपोर्टाज के जनक हैं भाई इलिया, ये हैं इसकी रिपोर्टाज के जनक भाई। बढ़ते हैं आगे। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भाई, किस पत्रिका को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है? तो बेटे ये बगैर किसी शंका के एक ही उत्तर आएगा जी। ऑप्शन ए पर है प्रभा, ऑप्शन बी पर हिंदू, ऑप्शन सी पर हंस और ऑप्शन डी पर है सरस्वती। तो सरस्वती पत्रिका को हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। ज़्यादातर कहानियाँ और ज़्यादातर निबंध उस समय में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब इसके संपादक थे, 1903 में संपादक बने थे और 1920 तक 17 साल तक संपादन किया था भी। अंचल किस साहित्यकार को कहा जाता है? इस साहित्यकार का उपनाम भी किस साहित्यकार को अंचल कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल, राजाराम शुक्ल, राम कुमार वर्मा भाई जी। प्यारे बच्चों तो अंचल उपनाम से रामेश्वर शुक्ल जी जाने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल से थोड़ा मिलता जुलता नाम, थोड़ा ही फर्क है। राम ये है रामेश्वर और ये है रामचंद्र, तो ये शुक्ल नाम से भी ये अंचल नाम से भी जाने जाते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं बेटे आपके एनसीईआरटी में 9th क्लास में भी है जी, 11th में भी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को कौन सी रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बनेंगे भाई ऐसे प्रश्न बनेंगे ध्यान से। तो बेटा हिम कीर्तनी, बी है माता, सी है हिम तरंगिणी और डी पर है आपका जो है युग चरण। तो भी सी हिम तरंगिणी पे माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और हिंदी साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था, यहीं से शुरुआत हुई थी। तो बेटे ध्यान रखना है। और जिस भी रचनाकार की रचनाएं हैं एनसीईआरटी में उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा आपसे, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? ए है कणप्पा, बी है सरप्पा, सी पर है लुयप्पा और डी है सबरप्पा। तो हिंदी का जो प्रथम कवि है वो सरप्पा को माना जाता है जी।
ये बेटे सिद्धों में श्रेष्ठ थे सरप्पा भी। आगे बढ़ते हैं। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। यह कथन किसका है? ए लोजाइंस का, बी कोलरिज का, सी है वर्ड्सवर्थ का और डी है ड्राइडन का। तो प्यारे बच्चों ये आपका लिया गया है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से। तो भी वर्ड्सवर्थ ने कहा था ये जी, वर्ड्सवर्थ का कथन है कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है। जितना भी ज्ञान है सभी प्रकार के ज्ञानों का पहला और अंतिम कविता ही है। इसी तरह पर आगे ने कहा था कविता शब्द से शुरू होती है, शब्द पे खत्म होती है। तो बेटा गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कई बार आता है गोरखनाथ बेटे नाथों में। ए जलंधरनाथ, बी मत्स्येंद्रनाथ, सी चरपटनाथ, डी है जगन्नाथ। तो भी गोरखनाथ के जो गुरु थे वो कौन थे जी? मत्स्येंद्रनाथ थे भी गोरखनाथ के गुरु बेटे जी। B4 बेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य शंकुक, आचार्य भाम्य, आचार्य भरत, आचार्य दंडी। तो रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है आचार्य भरत मुनि है, जिनका समय कई विद्वान पहली शताब्दी मानते हैं, कोई विद्वान दूसरी शताब्दी मानते हैं। तो जी रस संप्रदाय प्रवर्तक भरत मुनि जी हैं जी। नाट्य शास्त्र ग्रंथ का नाम है। भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? काव्यालंकार, नाट्य शास्त्र, काव्य मीमांसा, काव्य प्रकाश। तो बेटे भारतीय जो साहित्य है उसमें सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक भरत मुनि जी थे। तो बेटा इनका सबसे प्राचीन इसीलिए सबसे प्राचीन अगर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हो तो नाट्य शास्त्र है बेटा जी भरत मुनि का। काव्यालंकार भामा का है जी, और काव्य प्रकाश मम्मट का है। तो बेटे इसी तरह से पूछेगा आपसे। राजशेखर का है काव्य मीमांसा। आगे बढ़ते हैं। काव्य के 14 विधाओं का आधार किसने कहा? काव्य को 14 विधाओं का आधार किसने कहा? ए है भरत, बी है भाम्य, सी है राजशेखर, डी पर है दंडी। तो प्यारे बच्चों राजशेखर ने काव्य को 14 विधाओं का आधार कहा है। बढ़ते हैं बेटे आगे। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ जी। तो प्यारे बच्चों हाँ जी, एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को क्या कहा जाता है? काव्य हेतु से लिया गया है ये। एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न जो शक्ति है काव्य हेतु किसी ने माना? ए राजशेखर, बी भरत मुनि, सी दंडी है और डी पर है भी रुद्रट। तो प्यारे बच्चों राजशेखर ने कहा था ये कि भाई जब काव्य हेतु की एकाग्रता और अभ्यास से उत्पन्न जो शक्ति है कि भाई एकाग्रता रखता है, मन एक जगह रहता है और प्रैक्टिस करता है तो उससे एक शक्ति उत्पन्न होती है जिससे इंसान कविता करने लग जाता है। राजशेखर जी का कथन है ये जी। यूरोप में व्यवस्थित काव्य चिंतन का आरंभ किससे माना जाता है? यूरोप में व्यवस्थित का बताना बेटे ध्यान से। अरस्तु से, होमर से, प्लेटो से या फिर लोजाइंस से। तो प्यारे बच्चों अगर बात करते हैं जी यूरोप का जो जितने भी दार्शनिक थे उनमें सबसे पहले काव्य पर चिंता जताई थी प्लेटो ने। C4 करेक्ट, प्लेटो। और प्लेटो ने कविता को सत्य से 3 गुना दूर बताया था। तो सबसे पहले काव्य के बारे में अगर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की बात करें या यूरोपियन काव्य शास्त्र की बात करें तो बेटी प्लेटो जी इसकी शुरुआत करते हैं। इसी के शिष्य अरस्तु हैं जिन्होंने बेटे इसके दिए हुए अनुकरण के सिद्धांत में शुद्धता लाई थी, विरेचन किया था जी। C4 करेक्ट है। बढ़ते हैं भैया आगे। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली निम्न में से कौन सी है? ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है जी और पूछा जाएगा। हिंदी की सबसे अधिक बोले जाने वाली बोली निम्न में से कौन सी है? ए कोरवी, बी भोजपुरी, सी अवधी, डी मराठी। तो बेटा हिंदी की जितनी भी बोलियां उनमें सबसे ज्यादा जो बोली जाती है वो प्यारे आपके भोजपुरी है। प्यारे बच्चों B4 बेस्ट भाई, बी हो जाएगा उत्तर इसका जी। बढ़ते हैं आगे। हिंदी के उद्भव एवं विकास का सही अनुक्रम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, यहां से भाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी के उद्भव एवं विकास का सही अनुक्रम क्या है? ए संस्कृत प्राकृत पाली अपभ्रंश हिंदी, बी है पाली संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, सी है संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, डी है संस्कृत अपभ्रंश। तो बेटा सी हो जाएगा संस्कृत, संस्कृत के बाद बेटे पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी।
सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा वाले टॉपिक से 3-4 प्रश्न बनेंगे भैया आपके, तो ध्यान से करें प्यारे बच्चे। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के 3 चरण हैं, निम्न में से किस प्रकार हैं? 3 चरण है भाई, भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ उसके 3 चरण है। ए प्राचीन आर्य भाषा, बी मध्य आर्य भाषाएं, सॉरी ए का ही है ये, ए प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्य आर्य भाषाएं, नवीन आर्य भाषाएं, बी है प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्य आर्य भाषाएं, आधुनिक आर्य भाषाएं, और सी है पुरानी आर्य भारतीय भाषाएं, बीच की आर्य भारतीय भाषाएं, अंतिम आर्य भारतीय भाषाएं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका, हाँ जी, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं जी, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। तो जी इस तरह से प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका। तो प्राचीन आर्य भाषाओं में आपका संस्कृत आ जाएगा, उसमें आपका बेटे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आ जाएगा। जो मध्य है उसमें आपका पाली प्राकृत अपभ्रंश आ जाएगा। आधुनिक में ये सारी आ जाएंगी जी। किस लिपि को शब्द लेखन लिपि के नाम से जाना जाता है? भाई ये लिपि से प्रश्न पूछा जाएगा, किस लिपि को शब्द लेखन लिपि के नाम से जाना जाता है? ब्राह्मी लिपि, लोगोग्राफी, कुटिल लिपि या फिर खरोष्ठी? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटे। तो बेटे देखिएगा शब्द, अब शब्द को लोगोग्राफी अर्थात लोगो होता है, किसी भी चीज़ का हम लोगो रखते हैं तो उस लोगो में होता क्या है, कुछ ना कुछ लिखा जाता है, अर्थात लोगो शब्दों से ही शुरू हुआ। तो बेटे जो लोगो है या मार्का है उसमें तो देखिएगा किस लिपि को शब्द लेखन लिपि के नाम से जाना जाता है? सबसे पहले लोगो लिपि जो है उसमें शब्द लिखे गए थे। बी फॉर बेस्ट है भाई इसका। बढ़ते हैं आगे। कागज का आविष्कार कब तथा किसने किया? ये आएंगे क्वेश्चन बेटे जो आपके 11th-12th में जो आपका अभिव्यक्ति वाला, संचार वाला, लेखन वाला जो पोर्शन है वहाँ से प्रश्न बनेंगे, वहीं से लिए हैं ये एनसीईआरटी के। कागज का आविष्कार कब तथा किसने किया? 105 साइलून, 405 पिंसी, 485 सिगुने, 690 ईस्वी लेलिनसू। तो बेटा कागज का आविष्कार 105 में हुआ था और साइलून चीन ने किया था, और लगभग जी कई सौ साल तक ये बात उन्होंने छिपा के रखी। 500-600 साल तक दुनिया से इस बात को छिपा के रखा था। तो कागज का आविष्कार 105 में साइलून चाइना में हुआ था भाई ये। मुद्रण साँचों का प्रचलन किस देश ने कब किया भाई? मुद्रण जो साँचे हैं उनका प्रचलन ए 1890 फ्रांस, बी है 460 चीन, सी है 770 जापान, डी है 502 भारत। तो मुद्रण के जो साँचे हैं उनकी अगर हम बात करें, शुरुआत बेटे जापान से हुई थी, 770 जापान से हुई थी बेटे, इसकी सी हो जाएगा इसका उत्तर। बढ़ते हैं प्यारे बच्चे आगे। स्वार्थ में संधि विच्छेद होगा जे देखिएगा। अब जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो व्याकरण से दिए गए, क्योंकि व्याकरण का बहुत बड़ा योगदान रहेगा केविस में। तो स्वार्थ में जो संधि विच्छेद होगा, ए सवाजमार्थ, बी सवैजमार्थ, सी सवैजमार्थ, डी है स्वाजमार्थ। तो बेटे जो आपकी स्वार्थ है उस वो दीर्घ संधि है, तो सवैजमा अर्थ हो जाएगा सी। ए और ए मिलके बेटे आ बन जाएगा, इसलिए सी बिल्कुल ठीक है भाई। सवा कोई शब्द नहीं, स्वय होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो बेटे यथाशक्ति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, दबंधव या तत्पुरुष। तो बेटा यथाशक्ति हो, यथा हो, आ हो, ये आपके या अव्ययी भाव समास, बी फॉर बेस्ट भाई। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। कौन सी ऊष्म ध्वनि अघोष? कौन सी ध्वनि ऊष्म भी है और अघोष भी है? सा 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 स हा। तो भी आपको बताना है कि ऊष्म भी है और अघोष भी है। इस चीज का भी ध्यान रखना है कि वो अघोष भी होनी चाहिए। तो बेटा ये तीनों हैं जो ऊष्म भी है और जी अघोष भी है, डी। हाँ जी, ऊष्म भी है और अघोष भी है, बिल्कुल भी डी। तीनों सा छ और स ये आपकी अघोष भी हैं और भाई ऊष्म भी हैं। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? संपन्नता, मलिनता, संपन्नता, मलिनता जी। अच्छे से करा रखे हैं, क्वेश्चन बनेंगे भाई यहाँ से।
तो आगे बढ़िए, आतिथ्य, आलसी। तो भी जी कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? तो प्यारे बच्चों तीनों पहले वाले भाववाचक संज्ञा, आलसी जो शब्द है वो विशेषण है। ध्यान रखना, पेपर में आएंगे भी यहां से। बढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द विशेषण उपसर्ग लग कर नहीं बना भाई? कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण उपसर्ग लग के नहीं बना? सगुण, झूठा, परभूत, निष्कपटी। तो भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो विशेषण लगकर नहीं बना। तो भी इसमें जो उपसर्ग है वो विशेषण लग के नहीं बना, सीधा ही ये है, ये ही विशेषण है। तो जी और सभी में विशेषण उपसर्ग लगा है, स जमा गुण, प्र जमा भूत। तो भी झूठा इसमें नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अर्जुन विद्यालय गया, वाक्य में क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो भी अर्जुन विद्यालय गया, प्यारे बच्चों अगर बात करें तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि कर्म नहीं है इसमें। ए फॉर एडवांस। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? ए विदेशी, बी विराट, सी वियोग, डी विपक्ष। तो भी जो बी है इसमें वी उपसर्ग नहीं बना, ये वी देश, वी जमा देश, वी जमा योग, वी जमा पक्ष और वी जमा राट नहीं होगा। बी फॉर बेस्ट भाई, ध्यान से करना बच्चे, ज्यादातर पूछा जाएगा। किस शब्द में इया प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? बढ़िया, चूही, जड़िया, घटिया। तो प्यारे बच्चों इया जो प्रत्यय है वो इसमें नहीं है, चूही है ये, और सभी में इया प्रत्यय है। बी हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों। कौन सा शब्द पुर्तगाली का है? अलमारी होता है, आलमारी, सौगात, ट्रैक्टर और पार्सल। तो बेटे जो पुर्तगाली का है वास्को डी गामा, बेटे ए अलमारी जो शब्द है वो पुर्तगाली का है जी। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे। किस भूतकाल में कर्ताकार के साथ ने का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता? सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या फिर डी है अपूर्ण भूतकाल। तो प्यारे बच्चों अपूर्ण भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे भी राधा नाच रही थी, मोहन खाना खा रहा था। तो भी इस तरह से डी हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका उत्तर। ध्यान से करेंगे क्वेश्चंस को। हाँ जी। कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? जी अव्यय का भेद कौन सा नहीं है? क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, समुच्चय बोधक। अव्यय का जो भेद है भाई, अव्यय या अविकारी, इसके 5 भेद माने गए हैं। क्रिया विशेषण भी है, निपात भी है, समुच्चय बोधक भी है। जो क्रिया है वो विकारी का भेद है बेटा, अविकारी या अव्यय का नहीं है। ये हो जाएगा इसका ठीक प्यारे बच्चे। बढ़ते हैं आगे। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? रात, दिनेश, मनोज, इंदु। तो बेटे यहां पर तत्सम शब्द जो है वो रात नहीं है, क्योंकि तत्सम रात्रि होता है और सारे तत्सम शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द भंडार को शब्दकोश के अनुसार बेटे, हाँ थोड़ा हाँ, कोश और कोश ये बताने किसका क्या मतलब, अर्थात ये श्रुत संभिन्नार्थी है कि भी इस कोश का क्या मतलब है और इस कोश का क्या मतलब है। ए है शब्द भंडार खजाना, बी है ताला खजांची, सी है दरवाजा भंडार, डी है खजाना और भंडार। भाई तो प्यारे बच्चों आपको क्या लगता है? जी इसका मतलब है खजाना होता है कोश, और भाई इस कोश का मतलब होता है शब्द भंडार। तो इसका डी उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सिर पर कफन बांधना, सिर पर कफन बांधना मुहावरे का अर्थ बताना है। जीवन से निराश होना, कठिनाइयों का डटकर सामना करना, मरने को तत्पर होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो भी सिर पर कफन बांधने का मतलब है कि भी मरने के लिए तैयार होना। सी फॉर करेक्ट भाई जी। आगे बढ़ते हैं। बोए पेड़ बबूल का आम कहाते होए, कबीरदास जी की वाणी है ये। बोए पेड़ बबूल का आम कहाते होए। तो बेटा ये एक लोकोक्ति भी मानी जाती है। तो इस लोकोक्ति का आप बताएंगे कि इसका ठीक उत्तर क्या है। बुरे काम का फल अच्छा नहीं हो सकता, बी कार्य के विपरीत फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है, जैसा किया वैसा फल पाया, डी बच्चों को जैसा सिखाओगे वैसे ही करेंगे। तो जी ये कह रहा है कि भी जी बुरे काम का अच्छा फल नहीं हो सकता, और
बी है कार्य के विपरीत फल की अपेक्षा रखना व्यर्थ है। बी ठीक है भाई इसका, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का, कार्य किया है उल्टा और आप अपेक्षा रखते हैं कि भी जो फल है वो सीधा हो जाए, तो उससे बेटे अच्छा फल नहीं मिलेगा। बी फॉर बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अग्नि का पर्यायवाची शब्द है अंबर, मयंक, पीयूष, पावक। तो बेटे अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों वो पावक हो जाएगा जी। हाँ जी, अंबर आकाश का है, मयंक चंद्रमा का, पीयूष अमृत का है। आर्द्र शब्द का विलोम शब्द है अनार्द्र, सार्द्र, शुष्क और सूखा। आर्द्र का मतलब होता है गीला, और बेटे इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शुष्क, मतलब सूखा हुआ। सी वही। प्यारे बच्चों बढ़ते हैं आगे जी। मैं आप जा रहा हूं वाक्य में रेखांकित पद में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निजवाचक, डी निश्चयवाचक। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा सी निजवाचक भाई। बढ़ते हैं आगे। आप अर्थात अपने आप, स्वयं, खुद। बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता वाक्य में काल है। तो बेटे यहां पर बताना आपको कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, आसन भूत भाई। तो बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीत्या बेटे, ये सामान्य वर्तमान है क्योंकि पता नहीं चल रहा कब जीत्या है, कि भी कब स्वर्ण पदक जीत्या उन्होंने जी। कौन सा रचना के आधार पर वाक्य का भेद है? संयुक्त वाक्य, विधि, निषेधात्मक, संकेत। तो भी रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो बेटा ये आपका संयुक्त हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका। बढ़ते हैं आगे। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है। ये हिंदी शिक्षण से है भाई, करती है। तो इसे कहा जाता पठन पूर्व के कार्य, पठन दौरान के कार्य, निरंतर चलने वाले कार्य, या फिर डी है पठन पश्चात के कार्य। एक बार फिर से देख लें। एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत सामान्यतः कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत करके करती है। तो बेटा आप इसको क्या मानेंगे? पठन पूर्व ये कार्य किया जाता, उसके बाद फिर वो शिक्षिका पढ़ाना प्रारंभ करेगी। यहाँ बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करेगी, उसको कितना आता है ये देखेगी भाई। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे जी। प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पठन में प्रवाह। तो बेटे सी हो जाएगा इसका उत्तर। बेटे पठन का मतलब ही समझना या अर्थ समझना होता है। वो प्राथमिक स्तर पर 5वीं कक्षा भी होती है, आप नर्सरी या फर्स्ट को ही नाम गिने। सी फॉर करेक्ट। अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश की गई है बेटा। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है शिक्षार्थियों के सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप पर केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं उच्चारण द्वारा। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण में प्रमुख रूप से शिक्षार्थियों की भी वो संप्रेषणीय दक्षता, उनमें कुशलता कैसे आए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वय पर आधारित है उसे कहते हैं कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक सहकार्य अधिगम, संप्रेषणात्मक भी। तो बेटे कार्य आधारित भाषा अधिगम हो जाएगा ये, जिसमें शरीर का कार्य करके हम भाषा सिखा रहे हैं। ऑप्शन ए भाई। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की पूर्व अपेक्षित शर्त क्या है? बुनियादी साक्षरता या जो एजुकेशन मिशन आया था उसमें बेटे सुनना, बोलना एवं अंकगणित, पढ़ना लिखना अंकों के साथ मूल संक्रियाएं, लिखना पढ़ना पर्यावरण अध्ययन, पढ़ना लिखना और अंकों के साथ खेलना। तो बेटे किस ऑप्शन को आप इसमें पसंद करेंगे? तो प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा डी उत्तर। भी साक्षरता का मतलब है उसको पढ़ना लिखना आना चाहिए और अंकों के बारे में अर्थात उसको मैथ वगैरह अच्छे से आना चाहिए, डी, तभी वो साक्षर माना जाएगा। डी भाई। केवल बोलना और सुनने से नहीं बनेगी बात। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 96वां प्रश्न बेटा आपके सामने।
शिक्षार्थियों को व्याकरण सीखने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा डिजाइन किए गए कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। शिक्षार्थियों का व्याकरण सीखने में सहायता करना चाहते हैं। ए, वह कार्य अर्थपूर्ण होना चाहिए। बी, वह सबसे अधिक जानकारी देने वाला होना चाहिए। वह कार्य अध्यापक के दृष्टिकोण से उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उसका कोई सामाजिक उपयोग नहीं होना चाहिए। तो बेटे 96वां प्रश्न है आपके सामने। प्यारे बच्चों, जो भी कोई कार्य कराया जाता है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थात शिक्षार्थियों के जीवन में वो काम आए, शिक्षार्थी उससे कुछ सीखें। ऐसा नहीं खाली पढ़ाते पढ़ाते रहें भाई। बढ़ते हैं बेटा आगे। अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, व्याकरण को महत्व देना, शिक्षार्थियों के संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना, शिक्षार्थियों को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। तो अनुवाद विधि में क्या होता है, बच्चे को एक भाषा आती है, उस भाषा के द्वारा दूसरी भाषा सिखाई जाती है। जैसे उसकी मातृभाषा उसको आती है, मातृभाषा प्रयोग करके हम दूसरी भाषा, तो बेटे मातृभाषा को मातृभाषा द्वारा सिखाया जाना ये तो कंपलसरी है। व्याकरण के बगैर हम दूसरी भाषा नहीं सीख सकते, ये भी कंपलसरी है। अब शिक्षार्थियों की संप्रेषण कौशल का संवर्धन करना या शिक्षार्थियों की भाषा के धारा पर वह करने योग्य बनाना, तो बेटे यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि ये भाषा हम सिखा रहे हैं या संप्रेषण कौशल में संवर्धन नहीं कर सकते, ये भी सिखाने में आएगा, ये भी आएगा, ये भी, तो बेटा सी हो जाएगा इसका, इसकी जरूरत नहीं है जी। 98वां प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री सांस्कृतिक रूप से बोझिल हो, एक अच्छी पाठ्य विषय वस्तु में सभी व्याकरणिक संरचनाएं शामिल हो, भाषा की कक्षा के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री विद्यार्थियों के लिए प्रासंगिक और रुचिकर हो, एक अच्छी पाठ्य सामग्री वो है जो अच्छी खासी लंबी है बेटे, ये डी गलत हो जाएगा इसका जी, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और सभी इसमें एक अच्छी पाठ्य सामग्री का हिस्सा है, तभी जाके अच्छा पाठ्यक्रम बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पठन पूर्व गतिविधि के लिए सहायक है। पाठ्य सामग्री का अनुवाद करना, अनुमान लगाने का कार्य, शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री का सारांशीकरण करने के लिए कहना, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। तो बेटे पठन से पूरा आप किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे, तो बच्चों को हम अनुमान लगाना सिखाएंगे जी। अनुमान लगाने का कार्य कि आप बच्चे बताएं ये क्या है, तभी वो बच्चा अपने दिमाग में उसकी कल्पना शक्ति, उसकी चिंतन शक्ति का विकास होगा जी। किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में आप स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य खाली स्थान के अंतर्गत आता है। ध्यान से, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य खाली स्थान के अंतर्गत आते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव, किसी स्थान पर स्वयं को रखना, बोधात्मक प्रश्न, पाठ विश्लेषण और बेटे भाषा विश्लेषण, ये हो जाएगा बेटा इसका एक्स्ट्रापोलेटिव। तो प्यारे बच्चों, आज ये KVS PGT हिंदी का पहली टेस्ट सीरीज थी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर सजेस्ट करना। बहुत जल्दी ही मैं एक नया प्रश्न पत्र लेके फिर आपके सामने हाजिर हूँगा। थैंक यू।